बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एटम के बारे में पढ़ा था। यानी हमने पहले मैटर टाइप्स और फिर एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब पढ़े। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि एटम क्या चीज़ है, फिर उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर। आज हम एटम के बारे में डाल्टन की एक थ्योरी है वो पढ़ेंगे कि जो वर्ड एटम है ये वो एटमोस से निकला है और ये दिया भी डाल्टन ने। डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की थी एटम के बारे में। उसने कहा, पहला पोस्टुलेट उसका था कि all matter is composed of a very large number of very small particles called atom. According to him, all matter, solid, gas, liquid, all matter, they are made from very small particle, and these particles are called atom. This is the first point. The second point is atom are indivisible particle. Indivisible mean कि atom cannot be divided. It cannot be created or destroyed in chemical reaction. Indivisible. अब इसको तोड़ भी नहीं सकते, इसको बना भी नहीं सकते एक आम रिएक्शन के दौरान। यानी अगर H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर बना रहा है, तो न इसमें हाइड्रोजन का एटम डिस्ट्रॉय होगा, न ऑक्सीजन का डिस्ट्रॉय होगा। वाटर में हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो एटम को हम एक आम केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उसका था कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन केमिकल प्रॉपर्टीज। डाल्टन के मुताबिक कि अगर एक एलिमेंट की एटम्स है वो सारे एक जैसे होंगे, उनका मास भी एक जैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम सोडियम ले लें, तो सोडियम की अगर हमारे पास 10 एटम है तो 10 का मास एक जैसा होगा। अगर 100 है तो 100 का मास एक जैसा होगा। ये वाला पॉइंट पे बाद में गलत साबित हुआ जब आइसोटॉप डिस्कवर हो गए, क्योंकि आइसोटॉप्स में एक ही एलिमेंट की एटमों की मास आपस में डिफरेंट होते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये फिर बाद में रिजेक्ट हो गया। चौथा पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कि अगर एटम आपके पास डिफरेंट है, one is sodium, other is chlorine. So chlorine have different property than sodium. Hydrogen have different property than oxygen. So atom of different element have different masses and chemical properties. Hydrogen have mass 1, sodium 23, chlorine 35.5. So different atom of different element have different masses. ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट, डाल्टन की थ्योरी क्या था कि एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कि अगर आप एक कंपाउंड बनाना चाहोगे तो आपके पास एटम जब कंबाइन होंगे तो ये होल नंबर रेशियो, सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने बात पढ़ी थी रेशियो 1:2, वाटर में हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो रेशियो है 2:1। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन कि एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। द रिलेटिव नंबर इन काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ये वही वाली बात है जो हमने पहले कंपाउंड की डिफिनेशन में पढ़ी थी, अगर आपको याद होगी कि कंपाउंड में प्रोपोर्शन फिक्स होगी। तो ये भी कह रहा है कि अगर H2O में हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हर जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी। अगर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो हर जगह के वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि रिलेटिव नंबर इन काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी एटम के बारे में। इससे पहले, डाल्टन से पहले एटम के बारे में कोई इस तरह की थ्योरी नहीं थी। वो डेमोक्रिटस का कंसेप्ट था 500 BC में। ये पहली थ्योरी थी एटम के बारे में कि एटम क्या चीज है। अब हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ। अब
एटॉमिक मास की बजाय हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों ले रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। एटम इज वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी इट, सो हाउ वी कैन वे इट। अगर एटम को हम देख नहीं सकते तो इसको हम तोलेंगे कैसे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर एटम को हम देख नहीं सकते तो फिर इसको हम तोलेंगे कैसे, उसका मेस किस तरह मालूम करेंगे। तो केमिस्ट्री ने इसके लिए ऐसा किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया, एक एटम को स्टैंडर्ड लिया और उसको एक वैल्यू दे दी, फिर बाकी एटमों को उसके साथ कंपेयर करते गए और उनको मेस देते गए। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर दुकानों में भी देखा होगा कि एक वहाँ पर वो स्टैंडर्ड वेट होती है जो आयरन की, 1 kg 2 kg, दूसरी साइड में उन्होंने पत्थर की रखे होते हैं, क्योंकि उस पत्थर को उन्होंने उस आयरन के साथ रिलेट किया होगा। वो आयरन स्टैंडर्ड है और ये जो पत्थर है इसको उन्होंने रिलेट करने के बाद वजन दिया कि ये 2 kg का पत्थर है, 3 kg का है, या आप 1 kg चीनी ले रहे हो, कहता है ये इस शुगर का वजन 1 kg है। तो ये उस आयरन की जो स्टैंडर्ड है उसके साथ आप लोगों ने कंपेयर किया है, रिलेट किया है। तो यहाँ पर भी केमिस्टों ने इस तरह किया कि उन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड ले लिया और कार्बन के एक एटम को वैल्यू दे दी 12, कि कार्बन एक का वजन 12 है। तो फिर उस कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट के एटमों को कंपेयर करते थे और उससे रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करते थे। तो हम डिफाइन करते हैं द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम यानी कार्बन को 12 दी गई थी, 12 एमयू उसका वेट था, 12 एटॉमिक मास यूनिट हम इसकी बात पढ़ेंगे। तो कार्बन को 12 की वैल्यू दे दी और फिर कार्बन के साथ दूसरों को कंपेयर करते थे। अगर कोई कार्बन के डबल आता तो उसका वजन 24, कोई कार्बन के ट्रिपल आता तो उसका वजन 36, कोई कार्बन के आधा आता तो उसका वजन 6। तो अब क्वेश्चन ये है, ये तो सिंपल बात हो गई कि कार्बन को उन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया, कार्बन के साथ दूसरे एटमों को कंपेयर करते थे। क्वेश्चन फिर वही है कि अगर एटम को हम देख नहीं सकते तो फिर हम इसको वे किस तरह करेंगे, इसकी वेट मेस किस तरह मालूम करेंगे। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होती है, ये वाला, इसको कहते हैं मेस स्पेक्ट्रोमीटर। और इस तरीके को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं मेस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मेस स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले कार्बन को डाल देते हैं, कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर आयोनाइज हो कि पूरा इंस्ट्रूमेंट के अंदर पूरे प्रोसीजर होगा तो ग्राफ बनाएगा, यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा। अब कार्बन जहां पर पीक देगा, कार्बन का जहां पर ग्राफ बनेगा उसको 12, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन यहाँ पर पीक दे रहा है तो इसको 12 देगा, इससे ये वाले यहाँ से यहाँ तक के एरिया 12, फिर इसके हिसाब से बाकी ग्राफ जो होगा वो ग्रेजुएटेड किया जाएगा, उस पर नंबर लगा दिए जाएंगे। तो फिर दूसरे एलिमेंट को, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन जिसको भी इसमें डाल देते थे, तो ये ग्राफ में जिधर भी पीक देता था, फॉर एग्जांपल इसने 92 पे दिया है तो इसका वो हो गया 92, इसने 94 पे दिया है तो इसका 94 होगा, इसने फॉर एग्जांपल 96 पे दिया तो इसका 96 होगा। तो जहां पर भी ग्राफ को स्टैंडर्डाइज किया जाता था किस चीज से, कार्बन 12 से, फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट जहां पे भी वो पीक देते थे वहां से उसकी मेस हमें मालूम होती थी। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मेस का था। अब हम आते हैं एटॉमिक मेस यूनिट की तरफ। व्हाट इज एटॉमिक मेस यूनिट? ये वेट की, ये मेस की स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम इसको कहते हैं ना, द मेस एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मेस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन को केमिस्टों ने दिया था 12 AMU, कि एक कार्बन का वजन 12 एटॉमिक मेस यूनिट होगा। तो एक एटॉमिक मेस यूनिट किसके बराबर होगी? ऑटोमेटिकली वो बराबर हो गई कार्बन एटम के 12वें हिस्से की, because if one carbon atom is equal to 12 AMU, then automatically 1 AMU is equal to the mass of 1 carbon 12 divided by 12, यानी 12th of the carbon atom। फिर इसके बाद अभी तक तो हमने पढ़ा कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, देन
the types of matter are further subdivided into element, compound, mixed favor, mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. फिर हमने एलिमेंट की वो पढ़े कि एलिमेंट क्या चीज़ है, बेसिक पार्टिकल ऑफ एलिमेंट क्या है, वो एटम है। फिर एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मेस नंबर होता है। फिर उसका रिलेटिव एटॉमिक मेस भी पढ़ा, डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ी। अब हम आते हैं केमिकल फार्मूला की तरफ। इस तरह element are represented by some symbols. For example, sodium is represented by Na, hydrogen is represented by H, chlorine is represented by Cl, calcium is represented by Ca, bromine is represented by Br। और एलिमेंट के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये उसके नेम का पहला वर्ड कैपिटल होगा या उस कैपिटल के साथ दूसरा वर्ड स्मॉल होगा। लेकिन बाद एलिमेंट के हम सिंबल लेते हैं उसके लैटिन नेम से, जैसे सोडियम का तो SO होना चाहिए था लेकिन उसका Na है, वो इस वजह से कि सोडियम का लातीनी जबान में जो नाम है वो नेट्रियम है, तो इस वजह से Na हम उसका सिंबल लेते हैं। तो इस तरह कंपाउंड की भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबॉलिक, उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला is the symbolic representation of a compound. When a compound is represented by the symbol of element which are present in compound, this is called chemical formula. And the symbolic representation of a compound is called chemical formula. Types of chemical formula. There are two types of chemical formula. One is called empirical formula and the other is called molecular formula. Now we discuss these two type of formula in detail. The first one is empirical formula. The first one is empirical formula. The chemical formula which gives simplest whole number ratio of each element present in compound. This is the formula which tells us about the simplest whole ratio, not the actual, the simplest combining ratio कि एटम मुख्तलिफ एलिमेंट की आपस में कौन से सादा तरीन रेशियो में कंबाइन हुए हैं। एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल नंबर आपको नहीं बताएगा, but this formula tell us the simplest whole ratio. For example, CH is the empirical formula of benzene. बेंजीन का फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला बेंजीन का है C6H6, यानी बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसकी हम सिंपलेस्ट कंबाइनिंग रेशियो देखेंगे तो ये 1:1 से होगा, क्योंकि 6:6 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:1 होगा। यानी एक कार्बन के बदले एक हाइड्रोजन मिला है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो कंबाइनिंग रेशियो है वो 1:1 है। तो लाजिम बात है 6 कार्बन के साथ फिर 6 हाइड्रोजन ही मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरे हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखेंगे, H2O2 इसका अपना फार्मूला है, यानी एक्चुअल फार्मूला है। तो H2O2 को 2:2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1:1 आएगा। तो हमारे पास HO इज द एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड में हमारे पास होगा ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होगा, यानी एक हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन होगा, तो कंबाइनिंग रेशियो 1:1 होगी। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। Molecular formula, the chemical formula which gives actual whole number ratio of each element present in a molecule, कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर एटम्स की मुख्तलिफ एलिमेंट की क्या है, यानी ये आपको एग्जैक्ट नंबर बताएंगे वो नंबर अब एटम जो एक कंपाउंड के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, यानी CH अगर पहले हमने पढ़ा कि CH एम्पिरिकल है, वो सिर्फ हमें
कंबाइनिंग रेशियो बता रही थी। अब ये C6H6 हमें एक्चुअल नंबर बता रही है, एक्चुअल रेशियो बता रही है कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से मिले हैं। एम्पिरिकल फार्मूले में हमें ये चीज बताई जा रही थी कि एक कार्बन एक हाइड्रोजन से मिला है, तो यहाँ पर लाजिमी है, टोटल बता रहे तो 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन से मिले। सिमिलर इज द केस विद H2O2। H2O2 में 2 हाइड्रोजन 2 का ऑक्सीजन के साथ मिले हैं। अगर इसके एम्पिरिकल में हम देखें तो 1:1 है। सम अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, यानी उसकी जो एक्चुअल रेशियो है वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये देखो, सम कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होगा। फॉर एग्जांपल H2O, अगर हम H2O में देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइंड है, तो ये सिंपलेस्ट भी है 2:1, क्योंकि 2:1 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। और ये एक्चुअल भी है, वाटर में एक्चुअल भी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ये कंबाइनिंग रेशियो है और ये एक्चुअल नंबर भी है। N2O5 में 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजनों के साथ मिल रहे हैं, तो 2:5 होगा। और मैथ्स में आप जानते हैं कि 2:5 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो इस तरह कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे होते हैं। अब अक्सर आपको बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान आप डिफरेंशिएट कर, तो ये डिफरेंट पॉइंट है। पहले पॉइंट में इसका डिफिनेशन जो हमने पहले पढ़ा, फिर इसका डिफिनेशन ये भी हमने पढ़ा। फिर यहाँ पर एक बात हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी, आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो लिखा है कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज आयनिक कंपाउंड डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या चीज है, लेकिन ये याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाते, तो इसी वजह से अगर मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किधर से आएगा। तो आयनिक कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और आयनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला यूनिट का डिफिनेशन भी आ गया कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। और चौथी पॉइंट एग्जांपल, इसका C6H6, इसका CHE आप H2O2 और H2HO भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट में दो, इसका भी डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ यानी कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। नाउ we are going to find molecular mass and formula mass. What are molecular and what are formula mass? Molecular mass, the sum of atomic masses of all atom present in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स की मेस को जमा कर दो तो जो मजमूआ आएगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मेस। सिमिलरली फार्मूला मेस क्या है? The sum of the atomic masses of all atom present in formula unit, यानी फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स है। फार्मूला यूनिट याद रखना, ये आयनिक कंपाउंड का होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नहीं। तो फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स होंगे उनकी एटॉमिक मेस को आप जमा करोगे तो उससे जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका फार्मूला मेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मॉलिक्यूलर मेस ऑफ वाटर मालूम करेंगे तो मॉलिक्यूलर मेस ऑफ वाटर 18 है। 18 किस तरह है? अब मॉलिक्यूलर मेस कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मेरे पास सबसे आसान मेथड बॉक्स मेथड, संदूक का तरीका बॉक्स मेथड है। बॉक्स मेथड ये ही, इस तरह बॉक्स बनाना है। बॉक्स में क्या करना है, जैसे हमारे पास इसका वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। वाटर का अगर हम देखें, वाटर का हमारे पास फार्मूला है H2O।
वाटर का फार्मूला क्या है? वाटर का फार्मूला है H2O। H2O ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है? हमारे पास वाटर का फार्मूला है H2O। तो बॉक्स मेथड में क्या करना है? आप लोगों ने एक बॉक्स बनाना है, उसको दरमियान में, यानी यहाँ पर दरमियान में एक लकीर खींचनी है, उसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में आपने एलिमेंट के सिंबल लिखने हैं जो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो। इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो मैंने दो एलिमेंट मौजूद है, तो मैंने दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया। एक में लिख दिया H, दूसरे में लिख दिया O। फिर यहाँ पर देखना है कि H के कितने एटम है? 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर मैं पीरियोडिक टेबल निकालूंगा और पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के नीचे जो मेस लिखा है वो 1.0068 है, तो हम 1 लेते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे जो वेट लिया है वो हम लेंगे 1। ऑक्सीजन के नीचे लिखा होगा पीरियोडिक टेबल में 15.9, तो राउंडिंग से 16 बनेगा, तो वो हमने 16 लिख दिया। यानी पहले आप एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, फिर एटम के नंबर के उस कंपाउंड में एटम के कितने नंबर है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक मास को। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 आएगा। इस चेम्बर से जो आंसर आएगा और इस चेम्बर से, दोनों को जमा करो, तो 2 + 16 से क्या आएगा? 18। और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करोगे। ये मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ड्रा अ बॉक्स कंटेनिंग 2 रोज एंड कॉलम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या करोगे? आपने एक बॉक्स बनाना है, वही वाला, और उसमें इतने रोज और कॉलम लिखने हैं, बनाने हैं जितने आपके पास एलिमेंट हो। पिछले एग्जांपल वाटर में 2 एलिमेंट थे, तो हमने 2 चेम्बर बना दिए। इधर अगर आप एलिमेंट देखें तो एक हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है, तो मैंने 3 चेम्बर बनाए, H, S और O। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? राइट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। फिर मैं हर एक एलिमेंट की एटम्स के नंबर लिखूंगा। तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। सल्फर के एटम के नंबर कितने हैं? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के एटम के नंबर कितने हैं? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर क्या करना है? इन मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो एटॉमिक मास है हर एक एलिमेंट का, उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देख लिया 1 है, सल्फर का देख लिया 32 है, ऑक्सीजन है 16। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32 आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 64 आएगा। एड ऑल क्वांटिटी, इन सब को जमा कर लो, तो इससे जो आंसर आएगा उसके साथ AMU लगाओगे। तो ये इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों का सेम तरीका है, बिल्कुल सेम। ये बॉक्स मेथड सबसे आसान है। आपने बॉक्स बनाना है और उसमें इतने रोज और कॉलम बनाने हैं जितने आपके पास एलिमेंट हो। इस तरह पिछले एग्जांपल देखो, H2O में हमारे पास 2 एलिमेंट, 2 चेम्बर बने, 2 कॉलम 2 रो। दूसरे में हमारे पास, इसमें हमारे पास देखो पीछे वाले में हमारे पास 2 थे, तो 2 बॉक्स बनाए। इसमें हमारे पास 3 है, तो हमने 3 बना दिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने फार्मूलों के टाइप्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, उसको फाइंड करने का तरीका, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है? सेल्फ असेसमेंट 1.2 एंड 1.3 एंड 1.4। सेल्फ असेसमेंट 1.2, 1.3 और 1.4 में यही चीजें हैं कि या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेस मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मेस मालूम करना है, एम्पिरिकल फार्मूले मालूम करने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले मालूम करने हैं। मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला में ये करना है कि आप लोगों ने पहले क्या करना है, आप लोगों ने पहले एलिमेंट लिखने हैं सब, फिर उसके नीचे उसके जितने भी नंबर लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 में हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखो, सल्फर के नीचे 1 लिखो, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखो, तो ये आपके पास 2:1:4 आएगा। तो
फिर आप देखोगे अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई करो, नहीं हो सकते तो बस फिर आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ये आप लोगों ने करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता दें। अल्लाह अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख के अपनी अपना एहतियात खुद आप लोगों ने एहतियात करनी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ।